जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फाउंडेशन सीरीज का दूसरा क्लास लेकर के उपस्थित हैं। दोस्तों, पहला जो फाउंडेशन का क्लास चला था वो था भारत पर अरबों का आक्रमण। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। दोस्तों, हम लोग पहले तो ये जान लेते हैं कि इन सब का भारत पर आक्रमण क्यों हुआ। तो भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, उसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत को लूटकर यहाँ से ले जाना। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। दोस्तों, तुर्कों में जो महत्वपूर्ण आक्रमण किया वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था यहाँ से धन दौलत को ले जाना और वहाँ पे अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना, अपनी सेना को मजबूत बनाना। और आगे चल करके जो अगला आक्रमण होगा मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था भारत को इस्लामिक राज्य बनाना। तो अलग अलग उद्देश्य से सबका आक्रमण हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में भारत पर तुर्कों का आक्रमण। देखते हैं हम लोग भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण जिसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, वो थे यामनी वंश से। यामनी वंश से संबंधित थे जिसका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना 932 ईस्वी में किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, अलप्तगीन के कोई पुत्र नहीं थे, सिर्फ एक पुत्री थी। अलप्तगीन बाजार से एक गुलाम खरीद कर लाया था जो बहुत ही विश्वास पात्र गुलाम था। दोस्तों, उसके प्रतिभा को देख करके उसने अपने पुत्री का विवाह कर दिया और पुत्री का विवाह किया किससे? अपने गुलाम से ही किया जिसका नाम था सुबुक्तगीन। तो दोस्तों, सुबुक्तगीन पहले उसका गुलाम था, बाद में उसका दामाद बन गया। आगे चल करके जब 977 ईस्वी में अलप्तगीन का मृत्यु हुआ दोस्तों, तो गजनी की गद्दी पर बैठा सुबुक्तगीन। दोस्तों, तुर्की भाषा में अलप्तगीन का अर्थ होता है बहादुर राजकुमार। इसको याद रखिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, अलप्तगीन जो है ये अपने दामाद को सुबुक्तगीन को एक उपाधि दिया था। यह भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। दोस्तों, वीडियो के पेपर में पूछा जा चुका है। वीडियो के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा अपने दामाद को। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आधुनिक अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है दोस्तों। और ये जो गजनी है ये एक ऐतिहासिक शहर रहा है। वर्तमान अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं सुबुक्तगीन जो उसका गुलाम था बाद में दामाद बन गया था। 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दोस्तों और 997 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था। सुबुक्तगीन ही था जो भारत पर पहला आक्रमण किया था। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। कभी भी आपके पेपर में यह प्रश्न रिपीट हो सकता है दोस्तों। सुबुक्तगीन का जो पुत्र था उसका नाम था दोस्तों महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का जो पुत्र था उसका नाम था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 ईस्वी को। 2 नवंबर 971 ईस्वी को जन्म हुआ था दोस्तों। लगभग 27-28 वर्ष की अवस्था में महमूद गजनवी 998 ईस्वी में दोस्तों गद्दी पर बैठा था। इसका जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 ईस्वी को। दोस्तों, अब बात यह है कि महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ?
तो महमूद गजनबी का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1000 ईस्वी में। दोस्तों महमूद गजनबी भारत पर लगभग कुल 17 बार आक्रमण किया था। अधिकांश इतिहासकार का मानना है कि महमूद गजनबी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जबकि एक इतिहासकार है उत्बी उत्बी का मानना यह है कि महमूद गजनबी कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था यह स्पष्ट नहीं है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए जो पहला आक्रमण हुआ है वो हुआ था 1000 ईस्वी में। महमूद गजनबी पेशावर के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किया। उसके बाद दोस्तों वो अपने देश लौट गया था और महमूद गजनबी भारत में खैबर दर्रे से होकर के प्रवेश किया था। इसको भी याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पेशावर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके वापस लौट गया था। दोस्तों सर हेनरी इलियट के अनुसार, सॉरी उसमें हमने उत्बी बता दिया था, उत्बी नहीं है, सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था यह स्पष्ट नहीं है दोस्तों। अगर पेपर में प्रश्न पूछता है कि सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि स्पष्ट नहीं है। जबकि बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आयोग ने आंसर भी माना है कि महमूद गजनबी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, नंबरिंग कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। आगे हम लोग देखते हैं महमूद गजनबी के जो पिताजी हैं जिसका नाम है सुबुक्तगीन। दोस्तों सुबुक्तगीन के समय में महमूद गजनबी खुरासान का शासक था। खुरासान का शासक था दोस्तों, वहां का देख रेख करता था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। दोस्तों महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए इतिहासकार उत्बी के अनुसार महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जिहाद था। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम को बढ़ावा देना दोस्तों जिहाद का मतलब होता है। और साथ ही साथ में मूर्तियों को तोड़ना भी, इस्लाम को बढ़ावा देना और मूर्तियों को तोड़ना ही जिहाद कहलाता है। तो जिहाद का मतलब होता है इस्लाम का प्रचार करना और मूर्तियों को तोड़ना। इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत से धन लूट कर ले जाना और अपने साम्राज्य को मजबूत करना। इतिहासकार जाफर के अनुसार ये कहा गया है, इतिहासकार जाफर कहा है कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था यहां से धन को लूट कर ले जाना और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना। कहने का मतलब यह है कि गजनी को मजबूत बनाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। इतिहासकार जाफर के अनुसार तो यह भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था और सैनिक को भी मजबूत बनाना चाहता था। तो साम्राज्य को भी मजबूत बनाना चाहता था और अपने सैनिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाना चाहता था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि महमूद गजनबी कैसा आक्रमणकारी था। तो महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, मूर्तियों को ये तोड़ता था। अभी आगे हम लोग देखेंगे कहां कहां के मंदिरों पर आक्रमण किया है और किन किन मूर्तियों को तोड़ा था दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतिहासकार जाफर, दोस्तों मुगल बादशाहों में अगर बात की जाए तो एक मुगल बादशाह था जो अंतिम मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। शेरो शायरी किया करता था दोस्तों, इसीलिए उसको जफर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों
यहाँ पे जाफर है वो जफर था, अंतिम मुगल बादशाह था। तो दोस्तों 1857 क्रांति जब हुई थी उस समय दिल्ली में भारत का जो सम्राट घोषित किया गया था वो बहादुर शाह जफर ही था। बहादुर शाह जफर 80 वर्ष का था जब 1857 क्रांति हुई थी। लेकिन जब 1857 क्रांति में भारतीय असफल हो जाते हैं तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषणा पत्र आता है और उस समय तत्कालीन जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ता है। दोस्तों उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो भारत का पहला वायसराय होता है वो लॉर्ड कैनिंग ही होता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग होता है और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग होता है। और उस घोषणा पत्र में एक बात और लिखा गया था, जो मुगल बादशाह हैं मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उसको पेंशन दे करके रंगून भेज दिया गया था उनके पत्नी के साथ में। दोस्तों उनके पत्नी का नाम था जिन्नत महल। तो जिन्नत महल के साथ में उनको रंगून भेज दिया गया, म्यांमार भेज दिया गया। 1862 ईस्वी में लगभग 84-85 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया। दोस्तों जहां पे उसका कब्र है उसके कब्र के दोनों तरफ लिखा हुआ है, दो शायरी लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है, जाए जफर तू कितना बदनसीब है, जहां पे तूने सारी जिंदगी बिताई वहां पर 2 गज की तुझे जमीन नहीं मिली। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, ना मैं किसी के आंखों का नूर हूं, ना मैं किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। दोस्तों तीसरा मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसका कब्र भारत से बाहर है। और इसके पहले भी 2 मुगल बादशाह हैं जिसका कब्र भारत से बाहर है। एक हो जाएगा दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका मृत्यु तो आगरा में हुआ था। प्रारंभ में उसको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसकी दिली इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। तो दोस्तों बाद में उसके अवशेष को निकाल करके ले जाकर एक काबुल में दफना दिया गया था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। तो एक मुगल बादशाह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका कब्र भारत से बाहर है। और दूसरा मुगल बादशाह है जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम को अकबर प्यार से शेखू बाबा कह के बुलाता था। और दोस्तों जहांगीर का मतलब होता है सारे जहां को जीतने वाला। हालांकि सारे जहां को जीत नहीं पाया था, लेकिन उसका मतलब होता है, ठीक है। तो जहांगीर का जो कब्र है दोस्तों शहादरा लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो दूसरा मुगल बादशाह हो गया। और तीसरा मुगल बादशाह आपका बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय हो गया। तो 3 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिसका कब्र, जिसका मकबरा भारत से बाहर है। इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए महमूद गजनबी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। उसके बाद दोस्तों प्रथम तुर्क है जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पहला तुर्क है जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दोस्तों इसका दरबारी कवि था, जिसका नाम था अलबरूनी। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अलबरूनी था, इसको याद रखिएगा। जो महमूद गजनबी का दरबारी कवि था दोस्तों, और महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत भी आया था, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और जबकि मोहम्मद गौरी के साथ भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में मृत्यु हो गया था।
उनका जो कब्र है वो अजमेर में है, अजमेर शरीफ, इसको याद रखिएगा। और पुष्कर का जो मेला लगता है वो अजमेर में ही लगता है। दोस्तों कई बार यह भी प्रश्न पेपर में पूछा गया कि पहला मुस्लिम कौन था जिसने वेदों का अध्ययन किया था। तो दोस्तों शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम है दारा शिकोह, बहुत ही विद्वान था दोस्तों, संस्कृत, उर्दू, फारसी हर भाषा का जानकार था दोस्तों। तो पहला मुस्लिम था जिसने वेदों का अध्ययन किया था। और दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, महमूद गजनबी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब पर हुआ था। और उस समय पंजाब का जो हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल शासन कर रहा था, इसको याद रखिएगा। दूसरा आक्रमण दोस्तों पंजाब पर हुआ था और पहला आक्रमण दोस्तों पेशावर पर हुआ था महमूद गजनबी का। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग महमूद गजनवी के जो महत्वपूर्ण आक्रमण है उन्हीं को एक एक करके देखेंगे, क्योंकि सभी आक्रमण उसके महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे महमूद गजनवी का जो छठवां आक्रमण हुआ था वो 1008 ईस्वी में हुआ था। और महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में अपने इस अभियान के अंतर्गत पहले आनंदपाल को पराजित किया, आनंदपाल को पराजित किया था दोस्तों। बाद में उसने, आनंदपाल हिंदू शाही वंश के राजा है, उसके बाद उसने इस वर्ष कांगड़ी पहाड़ी पर स्थित नगरकोट पर भी आक्रमण किया था दोस्तों। ये जो नगरकोट है, नगरकोट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर भी आक्रमण किया था। आगे चल करके दोस्तों जब दिल्ली सल्तनत आता है तो दिल्ली सल्तनत में एक शासक होगा लोदी वंश का, जो प्रथम अफगान राज्य है दोस्तों लोदी वंश। उस लोदी वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी और मूछ कुछ भी नहीं रखता था, लेकिन दोस्तों उसने अमरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया था और उसके पत्थर को कसाईयों को दे दिया था दोस्तों मांस तौलने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नगरकोट पर यह भी आक्रमण किया था। आगे चल करके नगरकोट से जो है नगरकोट को तोड़वा दिया जाता है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नगरकोट पर आक्रमण जब किया तो नगरकोट से दोस्तों महमूद गजनवी अपार संपत्ति को, अकूत संपत्ति को यहां से प्राप्त किया था अपने छठवें आक्रमण में। आगे हम लोग देखते हैं जो सतवां आक्रमण हुआ था 1009 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। अलवर राज्य का मतलब यहाँ पे अलवर राजस्थान से है दोस्तों, वहां पर विजय प्राप्त किया था। महमूद गजनवी भारत पर 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी में किया था दोस्तों। और उस समय 8वां आक्रमण दोस्तों मुल्तान पर था। वहां के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासन को सदा के लिए अपने अधीन बना लिया था, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 14वें आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया था दोस्तों। कालिंजर का जो किला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है दोस्तों। कालिंजर के किले पर शेरशाह सूरी अपने समय में जो सूरवंश का शासक था 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी, 1540 से लेकर के 1540 से 1545 ईस्वी के समय में 45 ईस्वी के समय में जब शेरशाह सूरी सूर्यवंश का शासक था। तो दोस्तों 1545 ईस्वी में वो कालिंजर के किले पर गोला दाग रहा था दोस्तों, और वो गोला तोप से जा करके किले में टकराया और किले से पुनः आ करके उसके पास गिर गया और उसी गोले से उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1545 ईस्वी में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सासाराम में इसका कब्र बना हुआ है शेरशाह सूरी का। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों
बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण है इसका 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण दोस्तों 1025 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों महमूद गजनबी 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था दोस्तों, जो कि यह सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र सौराष्ट्र दोस्तों गुजरात में पड़ता है। और इस मंदिर पर आक्रमण करके उसने अकूत संपत्ति को लूट करके जब वो अपने देश ले जा रहा था, उस समय जाटों ने महमूद गजनबी पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति को छीन लिया। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, वो किया था 1025 ईस्वी में। कई बार यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। वह उसका 16वां आक्रमण था। उसके बाद मात्र एक आक्रमण किया था, क्योंकि जब वो सोमनाथ मंदिर से संपत्ति को लूट के लेकर जा रहा था, तो दोस्तों जाटों ने आक्रमण करके कुछ संपत्ति को छीन लिया था। और इसीलिए उसका जो अगला आक्रमण हुआ 1027 ईस्वी में दोस्तों, 17वां आक्रमण वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया, प्रसिद्ध मंदिरों को भी तोड़ दिया था दोस्तों। और दोस्तों इस मंदिर को लूटते समय महमूद गजनबी ने करीब 5,000 नहीं, करीब 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया था दोस्तों। और पंजाब के बाहर यह किया गया अंतिम आक्रमण था दोस्तों, जो कि पंजाब पर नहीं हुआ था, पंजाब से बाहर किया गया महमूद गजनबी का यह आक्रमण अंतिम आक्रमण था। और दोस्तों 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था महमूद गजनबी का। वही दोस्तों महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण था दोस्तों। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध हुआ था। इसमें जाट पराजित हुए थे, यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जाट 1027 ईस्वी में पराजित हुए थे महमूद गजनबी से। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, महमूद गजनबी का 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में लगभग 58 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले दोस्तों महमूद गजनबी को मलेरिया हो गया था। और कुछ दिन के बाद उसको दोस्तों तपेदिक हो गया, टीबी हो गया। और 58 वर्ष की अवस्था में 1030 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनबी का मृत्यु हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना था। पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। पीसीएस के भी पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है कि महमूद गजनबी का जो आक्रमण का उद्देश्य था वो धन प्राप्त करना था। ऐसे कूट करके कई ऑप्शन बनाए गए थे, इसको याद रखिएगा। तो धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनबी दोस्तों एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मूर्तियों को तोड़ता था दोस्तों। महमूद गजनबी की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पर आसीन व्यक्ति थे दोस्तों, आसीन व्यक्ति थे। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र के ज्ञाता किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी दोस्तों, किताबुल हिंद का जो लेखक है वो अलबरूनी है। कई बार यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद के लेखक है अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था और अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत भी आया था दोस्तों। अलबरूनी की एक पुस्तक और है जिसका नाम है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद पुस्तक से भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तहकीक हिंद पुस्तक भी अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य इतिहासकार भी इसके दरबार में रहते थे, जैसे उत्बी हो गए। उत्बी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तारीख सुबुक्तगीन। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक कौन है? उत्बी है, जो इसी के दरबार में रहते थे दोस्तों। और इसके साथ में उत्बी भी भारत आया था।
इतिहासकार लेन पुल ने इसे पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान किया है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी फारस का कवि इन्हीं के दरबार में रहते थे। दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। और दोस्तों 1030 ईस्वी में 58 वर्ष की अवस्था में महमूद गजनबी का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद भारत पर जो अब अगला आक्रमण होगा वो मोहम्मद गौरी का होगा। और दोस्तों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करता है। उसके बाद उसके कई गुलाम रहते हैं, जिसमें से सबसे विश्वास पात्र गुलाम जो होता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने विजित क्षेत्रों को सौंप करके चला जाता है। दोस्तों 1206 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसका जो गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में एक नया राजवंश स्थापित करता है, जिसका नाम है दोस्तों गुलाम वंश, जिसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मोहम्मद गौरी का बहुत विश्वास पात्र गुलाम रहता है, इसीलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना किया दोस्तों 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश की स्थापना के बाद से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और दिल्ली सल्तनत पर एक एक करके कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। और पांचों राजवंश कुछ इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग पांचों राजवंशों को दिल्ली सल्तनत के याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।